हेलो मनमीत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन सिबलिंग्स। अभी थैंक मनमीत यू। ने लास्ट जो रिक्रूटमेंट आया था ईएसआईसी डबल एसओ का, उसमें मनमीत सिलेक्टेड है और अभी रिसेंटली फिर से ईएसआईसी डबल एसओ का एग्जाम आया है और अभी 2 दिन पहले इसका जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है। तो इसीलिए हम मनमीत से जानेंगे कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और सारी चीजें जानेंगे कि ईएसआईसी डबल एसओ क्या होता है, उसका वर्क कल्चर क्या होता है। काफी टाइम से मनमीत वहां पर जॉब कर रहे हैं, तो हम शुरुआत करते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से कि क्या बैकग्राउंड था, 10th 12th ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने मनमीत। सबसे पहले तो थैंक यू परिधि जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके चैनल पे। स्टार्ट करते हैं मेरे बैकग्राउंड से। तो मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट में। 2016 में मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी पीओ के लिए। और देन मैं प्रिपरेशन के साथ एमएससी अपनी करता रहा था और धीरे धीरे तैयारी भी चलती रही और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। और जैसे ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरी तैयारी मैंने फुल फेज में स्टार्ट की। और ईएसआईसी एसएसओ का नोटिफिकेशन आया था 2018 में। ओके। 2018 में ही जून में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। देन बस एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था और एसएसओ का एग्जाम आया, अप्लाई किया और सिलेक्शन हो गया फिर। तो क्या आपने इससे पहले कोई बैंकिंग मतलब बैंकिंग एस्पायरेंट थे या फिर इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। नहीं नहीं, इसके पहले तो ईएसआईसी पता ही नहीं था मुझे क्या है। एक्चुअली जब मैंने अप्लाई भी किया था तो मुझे नहीं पता था ईएसआईसी क्या है। बस ये पता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। प्रिपेयर तो आईबीपीएस पीओ के लिए ही कर रहे थे और इसी के लिए अप्लाई किया था। आईबीपीएस पीओ का मेंस भी दे जाता है ईएसआई से एसएसओ मेंस से पहले। तो चल बैंकिंग का ही रहा था, लेकिन एग्जाम्स क्योंकि आईबीपीएस नहीं ली थी, पैटर्न लगभग बैंकिंग के जैसा ही था, तो अप्लाई कर दिया। पोस्ट कम थी, अप्लाई कर नहीं रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स सब बोले कर दो अप्लाई, तो कर दिया अप्लाई। उसके बाद चलता रहा आगे। तो मनमीत, जैसे काफी सारे एस्पायरेंट्स को पता नहीं होता कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है इसका, या क्या ये बैंकिंग से सिमिलर होता है, तो इसका प्रीलिम्स का मेंस का क्या पैटर्न होता है और इसमें कितने फेज होते हैं। एक्चुअली इसका पैटर्न तो बैंकिंग से सिमिलर है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में सेम बैंक का जो प्रीलिम्स होता है, क्योंकि एग्जाम आईबीपीएस ही ले रहा है, तो वही आपका रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश है। उसके बाद मेंस में आपका एक जनरल अवेयरनेस के साथ फाइनेंशियल और इंश्योरेंस अवेयरनेस जुड़ जाता है, ये चीज ओके। रहती है। और थर्ड फेज है आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग रहेगा। थोड़ा सा वो अच्छा होता है लेवल का उसका, पर वो क्वालिफाइंग रहता है। एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, वो नॉर्मल होता है, वो भी क्वालिफाइंग रहता है। तो मेन आपका पैटर्न बैंकिंग का ही है, लेकिन बस एक डिफरेंस ये है ईएसआईसी में कि ईएसआईसी में मिनिमम आपका 45% कट ऑफ जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए, सेक्शन वाइज भी एंड ओवरऑल भी। अगर आप सारे सेक्शन में और ओवरऑल कट ऑफ कर भी जाते हैं, लेकिन आपका ओवरऑल 45% नहीं होता या किसी सेक्शन में नहीं होता इंडिविजुअल, तो आप बाहर हो जाएंगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। बहुत से लोग थे जिनका एक सेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है जैसे, और ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन ये सही के केस में आपको 45% कट ऑफ चाहिए ही चाहिए, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा एग्जाम को टफ बना देता है। मीन्स अगर आप एवरेज हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के। ओके, तो जैसे एलआईसी में होता है कि एक फिक्स कट ऑफ होती है, वैसे ही शायद इसमें भी होता है, क्योंकि आईबीपीएस हाँ में और एसबीआई में ऐसा नहीं होता है। हाँ, आईबीपीएस में नहीं होता एक्चुअली, इसमें कट ऑफ इंडिविजुअल भी है और ओवरऑल भी है, लेकिन 45% मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर दिया, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड करेंगे ओके। कहाँ तक जाता है ऐसा। इन एवरी सब्जेक्ट। हाँ जी, एवरी सब्जेक्ट, सेक्शनल टाइमिंग भी है और सारी चीज बाकी आईबीपीएस पीओ के पेपर से सेम है। ओके, तो आपकी प्रिपरेशन के दौरान क्या स्ट्रेटेजी रही प्रीलिम्स की, मेंस की, और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव भी आता है, फिर स्किल टेस्ट भी एक नई चीज है जो बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलती है, तो क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी। स्ट्रेटेजी मेरी यही थी, मैं बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन इसका पेपर जब आया तो प्रीलिम्स तो बैंकिंग जैसा ही था, तो कुछ अलग किया नहीं। एक या दो टेस्ट डेली के लगाना, उनका एनालिसिस करना। मैंने अड्डा की सीरीज वैसे फॉलो की थी ज्यादातर, और टेस्ट लगाना, उनका एनालिसिस करना, यही था। प्रीलिम्स तो आसानी से हो गया, लेकिन मेंस में एक दिक्कत ये थी कि जनरल अवेयरनेस के साथ साथ इन लोगों ने फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस भी जोड़ रखा है।
और 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मिनिमम अगर 45% निकाले हम तो 18 नंबर के आसपास होते हैं। तो उस समय ये हुआ था कि 18 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इंश्योरेंस अवेयरनेस किसी को, मेरे को नहीं लगता कोई पढ़ता होगा। मतलब इंश्योरेंस की बहुत हाँ कम एग्जाम आती है, लोग ज्यादातर जनरल अवेयरनेस पढ़ लेते हैं, स्टैटिक पढ़ लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल और इंश्योरेंस अवेयरनेस बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए अलग से कुछ पढ़ा नहीं था, मैं सिर्फ अपने करंट अफेयर्स जो हैं वही फॉलो कर रहा था। और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए बहुत पढ़ लिया था करंट अफेयर्स को, तो सिर्फ उसी के बेसिस पे मैं गया था। और बस मेरा एग्जैक्ट 18 नंबर जो कट ऑफ था, तो मेरे 20 से 21 नंबर आए थे। और उस समय यही हुआ था कि जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर जो था, उसी ने मेन आपका सारा डिसाइड किया था। क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स, अप्रोक्स अप्रोक्स और इंग्लिश सब लोगों ने इतना कर दिया था, लेकिन जो मेन डिफरेंस आया था वो जनरल अवेयरनेस की वजह से आया था। और यही सजेस्ट करूंगा मैं सबको अभी भी, कि आप अपना जो चल रहा है वही चलने दे, अलग से आप कुछ मत पढ़ो इंश्योरेंस अवेयरनेस, क्योंकि अभी पढ़ने जाएंगे तो सब खराब हो जाएगा। पढ़ने को बहुत कुछ, आपको नहीं पता क्या आएगा। बेसिक टर्म्स पढ़ सकते हो आप, जैसे जो भी है इंश्योरेंस की होती है। बाकी आप फोकस अपना करंट अफेयर्स पे रखो। 6-7 महीने का सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आईबीपीएस ले रहा है तो उससे पीछे आईबीपीएस ज्यादातर जाता नहीं है पूछने। तो आप उस पर ही अपना फोकस रखो। बाकी मैथ्स, रीजनिंग और स्पीड जो बैंकिंग एग्जाम में चाहिए वो तो यहाँ भी चाहिए, और एक्यूरेसी आपकी, एक्यूरेसी बहुत मेन है जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि ऐसा सेक्शन है जहाँ ज्यादातर लोग हम सोचते हैं कि ये सही होगा और लगा देते हैं, और वही हमको पीछे ले जाता है माइनस मार्किंग की वजह से। तो मेन यही है, आप अपना फोकस रखिए। और प्रीलिम्स आपका पूरा स्पीड एंड एक्यूरेसी का खेल है। तो जैसे कट अभी ऑफ अच्छा जाने प्रीलिम्स वाला है। में 20 ही दिन बचे हैं लगभग। तो अब हाँ, कैसे इतने मतलब कम दिन में, जिसने अभी तक शुरुआत नहीं की हो या कुछ अच्छे से एकदम स्पीड में नहीं पढ़ाई करना स्टार्ट की हो, क्योंकि अभी तक तो सब वेट कर रहे थे कि एसआईसी का कब आएगा, किसी को कोई आइडिया भी नहीं था। तो अभी अचानक से आ गया है, तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन 20 दिन में स्टूडेंट्स की? जिसने, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा कोई जिसने अभी तक प्रिपरेशन नहीं चालू की हो, थोड़ी थोड़ी लगभग लगभग सबकी होगी। तो यही है, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट लगाइए जहां से आपको लगता हो अच्छा है। मैं अड्डा लगाता था, ग्रेड अप है, टेक्स्ट बुक, बहुत सारे ऐसे जो भी आपको लगता है अच्छे हैं। हाँ, ओलियो बोर्ड के मैंने वैसे नहीं लगाए, क्योंकि उसके एग्जाम से भी ज्यादा टफ होते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एग्जाम में जो आता है उससे भी ज्यादा टफ रहते हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता, ऐसा मैं सोचता हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी आपको जो लगता है लगाइए, टेस्ट लगाइए, एक दो दो टेस्ट मिनिमम आप लगा लीजिए 15 दिन तक। अगर आपकी स्पीड आती है बढ़िया, तो एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। एनालिसिस बहुत जरूरी है उसका। और जैसे आईबीपीएस का हम एग्जाम देते हैं, तो इसका किस लेवल का पेपर आता है? जैसे आईबीपीएस पीओ लेवल का होता है या फिर उससे ज्यादा कम? किस लेवल का पेपर आया था लास्ट टाइम? ये अप्रोक्स अप्रोक्स सेम आया था लेवल। मैं बताता हूँ आपको, लास्ट टाइम 71 के अराउंड कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का जनरल कैटेगरी के लिए। तो था, मतलब वही पीओ लेवल का ही था, ज्यादा कोई टफ नहीं था और ना ही इजी था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। हाँ, मेंस में एक सेक्शन वो हमेशा टफ रखते हैं ज्यादातर, लेकिन मेंस में इसका भी इजी था। अगर जनरल अवेयरनेस को हटा दें हम लोग, तो रीजनिंग में मैं बताता हूँ 60 नंबर का था, हमारे 60 आउट ऑफ 60 आए थे। मैथ्स में 60 आउट ऑफ 50 आए थे लोगों के, उसमें भी 60 आउट ऑफ 60 आए, तो इजी रहा था। लेकिन मेन डिफरेंस मैंने आपको जैसा बताया, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में लोगों के 15-18 नंबर भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि यही लोगों ने या तो प्रेडिक्ट किया, आंसर पता नहीं था, तो जो सही थे वो भी गलत हो गए। यही पेपर का लेवल अभी भी मेरे को लगता है इजी ही रखेंगे। वैसे पोस्ट बहुत कम हो गई लास्ट टाइम से, लास्ट टाइम 535 पोस्ट थी, अभी सिर्फ 93 है। तो ये थोड़ा सा वही है, कंपटीशन हाँ, बढ़ा देता है कि कंपटीशन थोड़ा सा रहेगा टफ, लेकिन पेपर वही मॉडरेट, मेरे को नहीं लगता डिफिकल्ट आएगा। तो जो इंश्योरेंस अवेयरनेस आपने बताया, अगर मान लीजिए अभी थोड़ा टाइम है, तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहे उसकी भी प्रिपरेशन, जनरल अवेयरनेस तो कर ही रहे हैं साथ साथ, तो हम्म। कोई सोर्सेस है इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए? मैंने उस समय नॉर्मली नेट से सर्च किया था, इंश्योरेंस के जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे इस टाइप से बेसिक, और सोर्सेज तो यही अड्डा वगैरह से मिल जाएगा आपको। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ऐसा फिक्स सोर्स तो मैंने कहीं से, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था उस बारे में ज्यादा, बेसिक बेसिक यूज सिर्फ टर्म पढ़ ली थी। और इसमें जैसे स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है अटेम्प्ट करने की? हाँ, अगर मेंस क्लियर हो जाता है तो लगभग लगभग 15 दिन का समय तो देते हैं ये लोग। और कंप्यूटर स्किल टेस्ट तो बहुत इजी होता है, कोई मतलब बेसिक सबको आता है। पावर पॉइंट में आपको स्लाइड बनाना होती है, टाइपिंग करना होती है वर्ड में, इंग्लिश में, तो ज्यादा इशू रहता नहीं है क्योंकि क्वालिफाइंग होता है। ओके। लेकिन ऐसे राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव जो होता है,
मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम 3 टॉपिक थे ऐसे राइटिंग में। तीनों टॉपिक में से सिर्फ एक टॉपिक था जो मेरे को मतलब पढ़ा हुआ था, वो था जीएसटी। वो भी बैंकिंग की वजह से। बाकी 2 टॉपिक आप बात नहीं मानेंगे, मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या टॉपिक है। ये लेवल था। जीएसटी से भी है कि बैंकिंग की वजह से, क्योंकि वो आया था नया नया, तब बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ था, सेक्शन वगैरह सब याद थे, तो कर दिए। और लेटर भी बढ़िया आता है, ऐसा नहीं है कि एकदम नॉर्मल सा दे दिया। और मैं एग्जैक्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से लेके आया था। इंग्लिश थोड़ा मेरा एवरेज है, तो एग्जैक्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आए थे मेरे को। तो इतना इजी नहीं रहेगा। खैर, अगर वो मेंस क्लियर होने के बाद की बात है, जो भी करंट में चल रहे होंगे टॉपिक, नॉर्मली हो जाएगा वो। इतना नहीं है मेंस क्लियर होने के बाद। मतलब मेंस अगर क्लियर हो गया, वैसे मेंस में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जो भी एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्री और मेंस की साथ साथ ही करनी पड़ेगी, हाँ जी, क्योंकि अब बिल्कुल। ज्यादा दिन बचे नहीं है। और हाँ। जैसे अभी कोई बैंकिंग एग्जाम अभी है भी नहीं, तो जैसे आपने उस टाइम बैंकिंग की कौन कौन से एग्जाम्स दिए थे? मैंने उस समय आईबीपीएस पीओ दिया था। और अपना कैनरा बैंक मणिपाल पीजीडीएफ जो होता है वो दिया था। आईबीपीएस क्लर्क दिया था, एंड एएसआईसीएसएसओ एंड एनआईसीएल आया था उस समय, डबल एओ, वो दिया था। तो कितने एग्जाम्स क्लियर हुए थे? अगर ईएसआईसी एसएसओ के अलावा भी कोई एग्जाम क्लियर हुआ था? मेरा कैनरा बैंक पीओ हुआ था, मणिपाल वाला। आईबीएस क्लर्क हुआ था। एनआईसीएल मेंस में सिलेक्शन हो गया था, 3,500 बच्चों का ही हुआ था, पर मैंने मेंस फिर दिया नहीं क्योंकि एएसआईसी का रिजल्ट आ गया था। एंड प्रोसेस एएसआईसी की इस बार भी फास्ट होने वाली है। मीन्स ऐसा नहीं है कि टाइम लगेगा। हमारा ऐसा हुआ था, नवंबर में प्रीलिम्स था, दिसंबर में मेंस था, जनवरी में हमारा कंप्यूटर स्किल टेस्ट था, फेब में रिजल्ट, और मार्च में हमने ज्वाइन कर लिया था। मतलब इसका काफी फास्ट प्रोसेस होता है। हाँ, जनरली होता नहीं, लेकिन इस बार भी फास्ट होगा क्योंकि डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है एसएसओस की, ओके। तो उस हिसाब से ये जल्दी ही होगा। और जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे मॉक टेस्ट काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मॉक टेस्ट कौन कौन से बिल्कुल। आपने दिए थे, किस तरीके से दिए थे, कैसे अटेम्प्ट्स किए थे मॉक टेस्ट? मैंने मैं बताया जैसे कि मैंने अड्डा टू पोर्सन को ही फॉलो किया, ग्रेड अप और ओलियो बोर्ड को नहीं किया। हालांकि दिन में 1 से 2 टेस्ट में लगाता था उनका, अच्छे से एनालिसिस, कहाँ मेरा कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है उस पर फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक जा रहा है उस पर फोकस करना है। ऐसे कर करके इम्प्रोवाइज किया धीरे धीरे धीरे, और टाइम के साथ स्पीड आती गई, एक्यूरेसी बढ़ती गई, और चलता गया आगे। ओके। और जैसे काफी सारे एस्पायरेंट्स को ये भी लगता है कि हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग के ही एग्जाम्स देने चाहिए। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये सारे एग्जाम्स नहीं देते हैं, या फिर ये सोचते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि 93 वैकेंसीज है, तो वो देख के ही आधे लोग तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे कि इतनी कम वैकेंसीज है तो फिर हमारा तो हो नहीं पाएगा। इस चक्कर में बहुत सारे एस्पायरेंट्स फॉर्म नहीं भरते। तो उनको आप मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे कि ये जो दूसरी भी जॉब्स आती है जिनका बैंकिंग से सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सिलेबस भी पैटर्न भी, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली यही हम लोग गलती करते हैं, यही गलती मैं भी करने जा रहा था। ये सही से एसएसओ के लिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा था, आप बात मानेंगे। लास्ट डेट थी, रात को 12 बजे लिंक बंद होने वाली थी। रात को लगभग 11:39 के आसपास मेरा पेमेंट हुआ है और फॉर्म फिल किया है मैंने। मैं उसके लिए अप्लाई ही नहीं कर रहा था। तो यही गलती हम लोग करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब वैकेंसीज कम होती है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी तो कम हो जाता है, हम ये नहीं सोचते। नंबर हाँ। ऑफ कैंडिडेट्स कम हुए तो कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और जितने लोग फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आप आईबीपीएस पीओ से कंपेयर करोगे, मान लो ये सही से एसएसओ उसको, तो वैकेंसीज कम है तो आपके कैंडिडेट्स भी कम है, लोग नहीं करते हैं अप्लाई। एएसआईसी का तो आधे लोगों ने अभी भी नाम नहीं सुना होगा, वो सोचेंगे क्या है, पता नहीं क्या है, जो भी है, और अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये करना चाहिए, यही गलती करते हैं, क्योंकि आप पढ़ तो सेम रहे हैं, एग्जाम भी आईबीपीएस करा रहा है, लगभग लगभग 80% सिलेबस आपका सेम है, अगर जनरल और फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस को हटा दें तो अप्लाई करने में बुरा ही क्या है। थोड़ा सा हम सोचते हैं नहीं करना अप्लाई, पर करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम क्लियर होने के। और एएसआईसी जैसा डिपार्टमेंट तो बढ़िया डिपार्टमेंट है वैसे भी। तो वही, जैसे थोड़ा सा ईएसआईसी रिसर्च आपने करना। कहा बढ़िया डिपार्टमेंट है, तो इसमें क्या वर्क कल्चर होता है, क्या क्या ट्रांसफर पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, सैलरी, ये सब काफी सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता है। तो आप कितना टाइम हो गया आपको ईएसआईसी में? मेरे को 3 साल से ज्यादा हो गया, अभी मार्च में मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए तो क्या एएसआईसी में। एक्सपीरियंस रहा, कैसा कल्चर है वहां पर, थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। एएसआईसी सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी की, अब कंपेयर बैंकिंग से ही कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर स्टार्टिंग करें आप, तो 44,900 आपका बेसिक रहेगा। उसके ऊपर डीए एचआरए,
तो आपकी 50 से ऊपर ही आएगी पहली सैलरी। तो मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट सैलरी, अच्छी सैलरी। आप अगर जेड सिटी में भी रहे तो भी आपकी 50,000 से ऊपर पहली सैलरी बनेगी, जो अपने आप में मेरे दोस्तों अच्छी सैलरी है। दूसरी बात, ये 5 डेज अ वीक के अगर आप रीजनल ऑफिस या ब्रांच ऑफिस में पोस्टेड है। उसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में पोस्टेड है तो सैटरडे आपको हाफ डे जाना पड़ता है, लेकिन उनका टाइम हो जाता है 9 से 4 का। नॉर्मली 9:30 से 6 का टाइम है हम लोगों का, लेकिन अगर आप सैटरडे हाफ डे जाते हैं तो बाकी दिन आपको 9 से 4 जाना है। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। एक्चुअली एसएसओ का थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। एसएसओ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर बोलते हैं ये लोग। इसमें 3 पोस्ट होती है। अगर आप रीजनल ऑफिस में पोस्ट रहे तो आपका डेजिग्नेशन सुपरिटेंडेंट हो जाएगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट उसको बोलते हैं। आपको ऑफिसर के अंडर में काम करना रहेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर होते हैं, उनके अंडर में फाइल वर्क भेजा जाता है रीजनल ऑफिस में। वहां पब्लिक डीलिंग 0 है। दूसरा, आपको एसएसओ को एज अ ब्रांच मैनेजर बना के ब्रांच ऑफिस में भेज दिया जाता है ईएसआईसी के। वहां पे आपको फील्ड वर्क है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ईएसआईसी में पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रांच ऑफिस में एज अ ब्रांच मैनेजर बन के जाएंगे तो वहां पे आपको पब्लिक डीलिंग करना है। 100% पब्लिक डीलिंग। वहां पे ऐसे लोग आते हैं ईएसआईसी में कवर्ड, जिन लेबर क्लास लोग जिनकी 21,000 से सैलरी कम होती है, वही लोग ईएसआईसी में कवर्ड होते हैं। कुछ रूल्स है इसके अलग अलग। तो वहां पब्लिक डीलिंग आपको करना है। और तीसरी होती है एसएसओ की पोस्ट। इसको पहले इंश्योरेंस इंस्पेक्टर बोला जाता था। इसमें आपको अलग अलग यूनिट्स होती है, फैक्ट्रीज होती है, उनके इंस्पेक्शन अलॉट किए जाते हैं। तो आपके उनके रिपोर्ट चेक करके आपको देखना है कि एसआईसी का पूरी तरह पालन कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये 3 अलग अलग, एक ही पोस्ट में 3 अलग अलग डेजिग्नेशन हो जाती है। पे स्केल सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। और आपको 2 चीज भी एक साथ दे सकते हैं। हो सकता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो और आपको इंस्पेक्शन भी दे दिए जाए। तो ये एसएसओ का यही है कि एसआईसी की बैकबोन बोलते हैं एसएसओ को, इसीलिए। और पे स्केल हो गया। इसके बाद वर्क कल्चर अच्छा है एसआईसी का, कोई ज्यादा वर्कलोड नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि बैंक का जैसा हम लोग सुनते हैं 8 बज रहे, 8:30 बज रहे हैं। तो ऐसा एसआईसी में मेरे साथ 3 सालों में कभी नहीं हुआ ऐसा। आपका फिक्स टाइम है, आप अपना काम उसमें खत्म कर सकते हैं आसानी से और आराम से शाम को अपने घर पहुंच सकते हैं। तो जो बोलते हैं अपन वर्क लाइफ बैलेंस, ये सही से में बहुत बढ़िया है। वर्क लाइफ बैलेंस, आप वर्क भी अच्छे से कर पाएंगे। ऑफिस का माहौल भी बहुत अच्छा है, लोग भी सारे अच्छे हैं और काम भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात पोस्टिंग करें हाँ जी, हाँ जी, पोस्टिंग का मैं बता रहा हूँ। पोस्टिंग वैसे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे नहीं जाती है, लेकिन अभी हमारे नए ऑफिसेस खुल रहे हैं जिनको डीसीबीओ बोल रहे हैं। वो थोड़ा सा इंटीरियर में खुल रहे हैं। पर जनरली हमारे ऑफिस जहाँ भी रहेंगे वहाँ आपकी बड़ी फैक्ट्री या कोई सा बड़ा प्रोडक्शन यूनिट रहेगा। तो आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह होगी ना, बेसिक कम्युनिटीज बढ़िया होगी, क्योंकि नॉर्मली जहाँ बड़ी यूनिट होती है हमारा डेवलपमेंट आसपास हो ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं नागदा में पोस्टेड हूँ। वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में आता है। उज्जैन में हमारा अलग ऑफिस है, लेकिन वहाँ पर ग्रेसिंग इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 2 बड़ी बड़ी। तो अपने आप में वो डेवलप्ड एरिया है, तो आप ज्यादा इंटीरियर नहीं जाने वाले। डिस्ट्रिक्ट से नीचे आप मान के चलिए आपकी पोस्टिंग कम ही होना है। और इसकी पोस्टिंग जैसे बैंकिंग में जैसे होता है कि पैन इंडिया में कहीं भी हो सकती है, वैसा होता है या फिर जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वैसा इसमें कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, इसमें एक्चुअली ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है पॉलिसी। तो ओके। ऑल इंडिया ट्रांसफर आपका होगा। आपको हेड ऑफिस हेडक्वार्टर एक रीजन एलोकेट करेगा। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए दिल्ली से आपको एलोकेट हो गया राजस्थान या एमपी, फिर राजस्थान से आपको डिसाइड करेंगे आपको राजस्थान में कहाँ भेजना है। तो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है, पोस्ट कहीं भी कभी भी भेज सकते हैं। ये थोड़ा सा रहता है, पर जनरली अगर खाली होता है तो ये लोग पोस्टिंग दे देते हैं उस रीजन में। तो ट्रांसफर और फ्रीक्वेंट होते हैं या फिर 5-6 साल में होते हैं? ट्रांसफर फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं, देखा जाए तो समय लगता है ट्रांसफर का। नॉर्मली अगर पोस्टिंग मिल गई है तो आपको 3 साल तो सेंसिटिव पोस्ट पे है ही, सी क्राइटेरिया। पर जनरली 4 1 साल से ज्यादा हो जाते हैं। ट्रांसफर इतने फ्रिक्वेंट नहीं है, अगर एक जगह आपका हो गया है कहीं पे, अगर कुछ बड़ी दिक्कत ना हो तो। ओके। और प्रमोशन पॉलिसी इसमें कैसी है? प्रमोशन पॉलिसी थोड़ा सा डिपेंड करता है, प्रमोशन पॉलिसी वैकेंसीज पे भी, क्योंकि रोस्टर सिस्टम चलता है। फॉर एग्जांपल हमारे प्रमोशन बोल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाएंगे,
क्योंकि हमारे पहले जो बैच रिक्रूट हुआ था, हम 2019 के बैच एसएसओस की, उसके पहले 2012 में ईएसआईसी ने रिक्रूटमेंट किया था एसएसओस का। अच्छा, तो मतलब एक इसका बहुत बड़ा काफी गैप आ टाइम गया। बाद आता है। 2014 में एक्चुअली इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन उसको पोस्टपोन करके 2018 में वापस से इसको किया। तो 5-6 साल का गैप हो गया। तो हम लोगों का प्रमोशन यही है कि थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि गैप ज्यादा हो गया। लेकिन हमारे बाद जो बैच आएगी, जब तक हमारा नहीं होगा, हमारी बैच का 535 लोग जो भी है, तब तक पीछे वाली बैच का नंबर आएगा नहीं। तो इस पे डिपेंड करती है, अलग अलग फैक्टर्स है। फिर रोस्टर सिस्टम चलता है कि कौन सी कैटेगरी की वैकेंसी खाली है, कौन सी कैटेगरी का आना है, उसमें प्रमोशन होना है। तो थोड़ा सा समय लगता है। बट इसके बाद प्रमोशन जो होता है आपका, वो असिस्टेंट डायरेक्टर पे होता है। असिस्टेंट डायरेक्टरी जनरली रीजनल या सब रीजनल ऑफिस में ही होते हैं। तो वो आपकी वाई सिटी से नीचे तो कभी नहीं रहेगी। ओके, तो ये अच्छी बात है। तो ये काफी अच्छी चीज है इसमें। हाँ जी, ये अच्छी चीज है। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर आप हो जाते हैं तो आप एक ब्रांच के हेड हो जाएंगे, रीजनल या सब रीजनल ऑफिस। तो मनमीत, अभी आप क्या कहना चाहेंगे सारे एस्पायरेंट्स को, क्योंकि बहुत कम दिन बचे, बहुत सारे एस्पायरेंट्स को एक मोटिवेशन चाहिए कि इस एग्जाम में और ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो क्या एडवाइस रहेगी आपको उन सभी के लिए? एग्जाम तो बिल्कुल करीब आ रही है, तो यही कहना चाहूंगा मैं सब लोगों से कि जैसी प्रिपरेशन चल रही है वैसे चलने दीजिए, थोड़ा सा और उसको बूस्ट कीजिए। ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, आप जैसा कर रहे हैं उसको बस इम्प्रूव करते रहिए, अपनी एक्यूरेसी बना के रखिए। और ये ध्यान रखना, अगर प्रीलिम्स से जिन लोगों का क्लियर हो जाए, मेंस में जनरल अवेयरनेस बहुत ध्यान से करना। वो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत लगेगा कि ये आंसर सही है, लेकिन वही डुबाएगा। क्योंकि आप ध्यान रखना, 45% क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है। 40 में से 18 नंबर आपको अभी भी लाने हैं। 20 मिनट उन लोगों ने इसीलिए दिए जनरल अवेयरनेस में। 20 मिनट लगते नहीं है, 10 मिनट आप सही करो, 10 मिनट जो सही किया उनको भी गलत कर दो, ऐसा मान के चलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। रीजनिंग 10 में से 9 लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब रीजनिंग टफ आती है तो ये सच में टफ आती है, उसको कोई भी नहीं कर पाता है उतने लिमिटेड टाइम में। लेकिन आप मैथ्स पे ज्यादा फोकस कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैथ्स जिसका स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग होगा 100%। कितना भी टफ आ जाए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है मैथ्स के, तो आप कर पाएंगे उसको, कितना भी टफ आ जाए। ये मेरे साथ 1-2 एग्जाम में हो चुका है। मैं रीजनिंग के भरोसे गया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, 7-8 नंबर से मैं रह गया, क्योंकि रीजनिंग इतना टफ आया था। इसलिए क्लर्क मेंस की बात कर रहा हूँ मैं 2018 का, कि उसमें हिल ही नहीं रही थी पजल्स। लेकिन फिर मैथ्स पे जब मैंने फोकस किया और आईबीपीएस पीओ मेंस दिया, आईबीपीएस पीओ मेंस में मैथ्स बहुत टफ आया था। इवन 15 मिनट में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन 4 नंबर कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का, 6.5 नंबर थे मेरे। क्योंकि वही है, अगर मैथ्स पे आपने काम किया तो मैथ्स आपको बचा ले जाएगा। ऐसा मतलब मजाक में बोलता हूँ मैं बहुत सी बार कि रीजनिंग आपकी गर्लफ्रेंड है और मैथ्स आपकी वाइफ है। ऐसे ही मजाक मजाक में मोटिवेट करने के लिए लोगों को। तो मैथ्स पे काम कीजिए और अच्छे से बस तैयारी करते रहिए। स्पीड एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, तुक्के मत लगाइए, पढ़ते रहिए, आराम से सिलेक्शन होगा। और ये सही से अपना अपना अच्छी जॉब है ऐसे सोच की, तो एज ऑफिसर आप आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मनमीत, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बात करके। आज इंटरव्यू आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे किया, और थैंक यू सो मच मेरी चैनल पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इनवाइट किया। अब यही है, आपका चैनल बढ़ता रहे, आगे लोग देखें और ऐसे वीडियोस से लोगों को हेल्प मिले। आप भी अच्छा काम कर रही हैं, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।